लीबिया का एक इलाका सर्द है। यहाँ की रेगिस्तान से गुजरती एक सीवर पाइप में छुपा था एक आदमी जो पूरी तरीके से थका हुआ था और कपड़े खून से लथपथ थे, मगर उसकी आंखों में डर नहीं था। वो हाथ में सोने की पिस्तौल लिए हुए था। ये शख्स कोई मामूली इंसान नहीं था, बल्कि दुनिया का सबसे खतरनाक आदमी मोहम्मद गद्दाफी था। लीबिया का प्रेसिडेंट आर्मी चीफ को बनना था, लेकिन प्रेसिडेंट मोहम्मद गद्दाफी बन जाता है। आखिर क्यों? अमेरिका के प्रेसिडेंट रोनाल्ड रेगन ने गद्दाफी को पागल कुत्ता कह दिया। फिर क्यों मोहम्मद गद्दाफी ने जनरल असेंबली में यूएन बुक के पन्ने फाड़े और उसे मरोड़ के फेंक दिया। लीबिया के रेगिस्तानी इलाके सरते में एक फैमिली रहती थी जो एकदम गरीब थी। अपना गुजारा करने के लिए ऊंट और बकरियां चराते थे। अब साल आता है 1942। इस फैमिली में एक बच्चे का जन्म होता है। वो बच्चा कोई और नहीं था बल्कि लीबिया पर 40 साल हुकूमत करने वाला मोहम्मद गद्दाफी था। शुरुआत में गद्दाफी ने ऊंट और बकरियां चराए। रेगिस्तान में कोई स्कूल नहीं था, लेकिन माँ बाप के दिल में एक तमन्ना थी, बच्चा पढ़ लिख के कुछ अच्छा कर ले। इसीलिए गद्दाफी को सबसे पहले कुरान पढ़ने के लिए मदर से भेजा गया। वहीं से उसकी सोच बननी शुरू हुई। उसे इंसाफ और बराबरी जैसे ख्यालों से लगा होगा। पढ़ाई में इंटरेस्ट था तो आगे के लिए गद्दाफी शहर सबा गया। वहाँ स्कूल में एडमिशन हो गया। वही स्कूल में वो बोलने लगा, लीडरशिप दिखाने लगा। उस दौर में वो स्कूल के बच्चों को इकट्ठा करके वेस्टर्न ताकतों और इसराइल की पॉलिसी के खिलाफ बोलने लगा। स्कूल कंप्लीट होने के बाद साल आता है 1960। गद्दाफी ने लीबिया आर्मी की ट्रेनिंग ली और आर्मी में ज्वाइन हो गया। उस पर सबसे बड़ा असर पड़ा इजिप्ट के प्रेसिडेंट जमाल अब्दुल नासिर का। नासिर ने अरबों को एक करने की बात की, वेस्टर्न ताकतों से टकराने की हिम्मत दिखाई। गद्दाफी ने नासिर की किताबें पढ़ी, उसका भाषण सुना और खुद भी सोचने लगा कि लीबिया को आज़ादी और बराबरी कैसे मिले। 24 दिसंबर 1951 लीबिया को उसकी आज़ादी मिल गई थी, लेकिन ये आज़ादी सिर्फ नाम की आज़ादी थी। दुनिया के सुपर पावर्स ने मिलकर लीबिया पे अपना एक पपिट बादशाह बिठाया। आज़ादी मिलने के बाद भी लीबिया दुनिया के सबसे गरीब और बैकवर्ड इलाकों में से एक था, लेकिन बहुत जल्दी ये सब बदलने वाला था, क्योंकि लीबिया में दुनिया की सबसे बड़ी ऑयल की डिस्कवरी हुई। अचानक लीबियंस दुनिया के सबसे गरीब लोगों से दुनिया के सबसे अमीर लोग बनने लगे। एक आम लीबियंस जो सिर्फ इंडियन करेंसी में 2500 रुपए कमाता था, वो कुछ ही सालों में 1,70,000 रुपए कमाने लगा। लेकिन एक पपेट बादशाह होने की वजह से उसने लीबिया के सारे तेल का कंट्रोल अंग्रेजों के हवाले कर दिया। पूरे लीबिया की आम जनता अपने बादशाह से परेशान थी। इसके बाद लीबिया में छोटे मोटे प्रोटेस्ट हुए, लेकिन इससे कुछ नहीं हुआ। इसके बाद साल आता है 1967। इजराइल अरब वार शुरू हो गया, जिसमें ऑलमोस्ट सारे अरब मिलकर इजराइल के खिलाफ लड़ रहे थे। लेकिन सिर्फ लीबिया का बादशाह एक पपिट होने की वजह से बिल्कुल खामोशी से बैठा था, जिसके बाद सिर्फ 6 दिनों में बड़े बड़े अरब कंट्रीज इजराइल से हार गए। इसे देखकर लीबिया की आम जनता इस सब का ब्लेम सीधा अपने बादशाह पर डालने लगी और बादशाह के खिलाफ बगावत इतनी बढ़ गई, आखिर वो लीबिया छोड़कर फरार हो गया। इसके बाद आर्मी ने लीबिया के सारे एयरपोर्ट, रेडियो स्टेशन, हर चीज पर सिर्फ 2 से 3 घंटे के अंदर कब्जा कर लिया। अब सब इंतजार कर रहे थे कि कब आर्मी चीफ आकर लीबिया की जनता से बात करे। जैसे ही रेडियो पर स्पीच शुरू हुई, लोग ये देखकर हैरान रह गए कि ये तो आर्मी चीफ है ही नहीं, बल्कि आर्मी चीफ को तो इससे पहले ही गिरफ्तार कर लिया गया था। असल में ये सारी बगावत सिर्फ 27 साल के लड़के कैप्टन मोहम्मद गद्दाफी ने अपने कुछ फौजी फ्रेंड के साथ मिलकर की थी। इस तरह गद्दाफी एक दिन में फौज के एक आर्म से कैप्टन से सिर्फ 27 साल की एज में पूरे फौज का आर्मी चीफ बन गया। गद्दाफी ने अपने पहले स्पीच में मार्शल लॉ का ऐलान किया। मेरे अजीज हमवतनों, मुल्क में मार्शल लॉ नाफिज कर दिया गया है। गद्दाफी लीबिया के तख्त पे तो आ गया था, लेकिन गद्दाफी के सामने लीबिया का तेल एक इम्पोर्टेंट मुद्दा था। 1950 के आखिर में लीबिया में बहुत ज्यादा अमाउंट में ऑयल रिजर्व मिले थे, लेकिन उन पर कब्जा विदेशी ऑयल कंपनियों का था। वो प्राइस अपने हिसाब से तय करते थे और प्रॉफिट में आधा हिस्सा रख लेते थे। गद्दाफी ने डील फिर से रखने की मांग की और धमकी दी, अगर कंपनियों ने उसकी शर्तें नहीं मानी तो वो तेल निकालना बंद कर देगा। गद्दाफी ने उनसे खुलकर कहा, जो देश 500 साल बिना ऑयल के रहा वो कुछ
और साल भी रह सकता है। इसके बाद सारी कंपनियों ने गद्दाफी की सारी शर्तें मान ली। लीबिया वो पहला डेवलपिंग कंट्री बना जिसने अपने तेल से होने वाले कमाई का ज्यादातर हिस्सा अपने पास रखा। बाकी देशों ने भी ये रास्ता अपनाया और 1970 का अरब पेट्रोल बूम शुरू हो गया। लीबिया को इसका सीधा फायदा मिला। तेल निकालने का अमाउंट गल्फ कंट्री के बराबर था और आबादी बहुत कम थी, 30 से 32 लाख लगभग। इतनी कम आबादी में तेल का पैसा बरसने लगा और देश तेजी से अमीर बन गया। 1973 के अरब इजराइल जंग के बाद जब अरब देशों ने अमेरिका यूरोप को तेल देना कम कर दिया, तब लीबिया जैसे देशों की कमाई अचानक बहुत ज्यादा बढ़ गई। लीबिया की सरकार हर दिन करोड़ों डॉलर कमाने लगी और गद्दाफी ने इस पैसे को सिर्फ अमीरों के बीच बंटने नहीं दिया। उसने प्लान बनाया कि इस पैसे से लीबिया या आम जनता की जिंदगी बदलेंगी। गद्दाफी ने इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किए, जैसे गांव में स्कूल, अस्पताल बनाए। जो शादी करना चाहता था उसे सरकार की तरफ से 500 लीबियन दिनार का तोहफा मिलता था। हर फैमिली को घर मिले इसके लिए स्कीम बनाई गई। खेती करने वालों को बिना ब्याज लोन मिलता था। लीबिया में पेट्रोल इतना सस्ता था कि लोग पानी से ज्यादा सस्ता समझते थे। इस वक्त लीबिया के हालात ये थे कि अफ्रीका के ज्यादातर देश जहां भूख और गरीबी से जूझ रहे थे, वहीं लीबिया अफ्रीका का सबसे अमीर देश बन चुका था। अब गद्दाफी गरीबों की आवाज बन गया था। जैसे जैसे साल बीतते गए गद्दाफी पॉपुलर होने लगा और उसके दुश्मन भी बढ़ने लगे। उसने बेखौफ अंदाज की वजह से दुनिया भर में अपने कई दुश्मन बना लिए थे, जिसमें अमेरिका, यूरोप, यहाँ तक कि कुछ अरब देश भी शामिल थे। इस सब के बाद गद्दाफी अरब दुनिया का एक बहुत बड़ा लीडर बन चुका था। लेकिन अब भी अरब दुनिया में एक लीडर ऐसा था जो गद्दाफी से भी बड़ा था, सऊदी अरब का शाह फैसल। लेकिन जैसे ही शाह फैसल की डेथ हो गई, गद्दाफी अरब दुनिया का सबसे पॉपुलर लीडर बन गया। जिसके बाद गद्दाफी ने अपनी फेमस ग्रीन बुक लिखी और दुनिया में अरबों के लिए एक नया नियम का ऐलान किया, जो ज्यादा चला तो नहीं, लेकिन गद्दाफी ने इन सब से अपने आप को अरब दुनिया का सबसे बड़ा लीडर मानने लगा। यहाँ से गद्दाफी को चैलेंज करने के लिए दुनिया में एक नया लीडर आया, सद्दाम हुसैन। सद्दाम हुसैन प्रेसिडेंट बनते ही अमेरिका और अरब लीडर्स के कहने पर अपने पास के देश ईरान पर हमला कर देता, जिसमें दुनिया के सारे अरब लीडर्स ने मिलकर सद्दाम हुसैन को ईरान के खिलाफ सपोर्ट किया, सिवाय एक अरब लीडर के, वो था मोहम्मद गद्दाफी। गद्दाफी ने सद्दाम हुसैन से क्लियर कहा कि तुम ये जो जंग कर रहे हो वो सिर्फ अमेरिका के कहने पर कर रहे हो, लाखों मासूम मुसलमानों को मार रहे हो। इसके बाद गद्दाफी लीबिया से ईरान की मदद के लिए गन और पैसे भेजने लगा, जिसके बाद ईरान गद्दाफी की मदद से वॉर जीतने लगा। ईयर 1980 को ईरान इराक वॉर में सीज फायर हो जाता है। अमेरिका ने एक बार ईरान के एक पैसेंजर प्लेन को मिसाइल से उड़ा दिया और 300 इनोसेंट लोग मारे गए। लेकिन अजीब बात यह है, जैसे ही अमेरिका ने ईरान के प्लेन को उड़ाया, उसके कुछ ही सालों के बाद इसी प्लेन का बदला लेने के लिए अमेरिका का भी एक पैसेंजर प्लेन को उड़ा दिया गया। अब इस प्लेन के गिरने के बाद इन्वेस्टिगेशन हुई तो पता चला कि इस प्लेन को गिराने का मास्टरमाइंड एक जिसके बाद अमेरिका ने इस प्लेन का सारा इल्जाम मोहम्मद गद्दाफी पे लगाया। इसके बाद अमेरिका के पास पेशेंट नहीं बचा। अमेरिका ने गद्दाफी को सबक सिखाने का फैसला किया। अचानक अमेरिका के प्रेसिडेंट रोनाल्ड रेगन टीवी पर आए और पूरे वर्ल्ड के सामने गद्दाफी को एक पागल कुत्ता अमेरिका ने लीबिया पर सैंक्शन लगा दिए, जिसके बाद लीबिया की इकोनॉमी तेजी से गिरने लगी। गद्दाफी के इन मुश्किल हालातों में वर्ल्ड में सिर्फ एक लीडर ने गद्दाफी को सपोर्ट किया, जिसका नाम था नेल्सन मंडेला। नेल्सन मंडेला ने अपने स्पीच में क्लियर कहा कि जब हमारे ऊपर बुरा वक्त था तो पूरी वर्ल्ड में सिर्फ गद्दाफी ने हमें सपोर्ट किया। लेकिन अभी भी अमेरिका के सैंक्शन की वजह से गद्दाफी का लीबिया बिल्कुल टूट चुका था। लेकिन गद्दाफी अकेला नहीं था जिस पर अमेरिका ने सैंक्शन लगाए थे। गद्दाफी से भी ज्यादा खतरनाक सैंक्शन अमेरिका ने एक दूसरे लीडर सद्दाम हुसैन पर लगाए थे, क्योंकि अमेरिका गद्दाफी से ज्यादा सद्दाम हुसैन की ताकत से डरता था। इसके बाद सद्दाम हुसैन को फांसी दे दी गई। सद्दाम की तबाही देखने के बाद अब गद्दाफी बिल्कुल बदल चुका था। गद्दाफी ने अपनी पुरानी सारी बातें भुलाकर पहली बार अमेरिका की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाया और लीबियंस ने जिस प्लेन को ब्लास्ट कराया था उन सारे फैमिली को पैसे दिए। यह देखकर अमेरिका ने भी लीबिया से सारे सैंक्शन हटा दिए और अब सुपर पावर अमेरिका के सामने झुकने की वजह से लीबिया की इकोनॉमी दोबारा से ऊपर जाने लगी। जिसके बाद कुछ सालों तक गद्दाफी बिल्कुल चुप बैठा रहा। लेकिन ऑफ कोर्स गद्दाफी तो गद्दाफी था।
अमेरिका के साथ दोस्ती के कुछ ही साल बाद जैसे ही लीबिया की इकोनॉमी दोबारा एक मजबूत हुई, इसके बाद गद्दाफी उसका पुराना रंग दिखाने लगा। गद्दाफी ने यूएन को भी नहीं छोड़ा। 2009 के जनरल असेंबली में गद्दाफी ने 10 मिनट की तय स्पीच की जगह 1 घंटे से ज्यादा लंबी तकरीर दी। उसने यूएन के बुक के पन्ने फाड़े, उन्हें मरोड़ कर फेंका। उसकी आदतें उसके पागलपन की मिसाल बन गई। इसके बाद 2011 में ट्यूनीशिया और इजिप्ट में अरब स्प्रिंग शुरू हो गया। लोग सड़कों पे उतरे, तानाशाहों के खिलाफ आजादी की मांग करने लगे। ये आग लीबिया तक पहुंच चुकी। लीबिया में जबरदस्त प्रोटेस्ट होने लगे। जैसे ही गद्दाफी की हालत बिगड़ने लगी, इसका फायदा सबने उठाया। यूएन ने गद्दाफी के खिलाफ कार्रवाई की मंजूरी दे दी। अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन जैसे वेस्टर्न कंट्री अब खुलकर गद्दाफी के दुश्मन बन चुके थे। इसके बाद गद्दाफी कुछ वफादार लोगों के साथ एक काफिले में था, लेकिन नेटो ने उसकी गाड़ियों पर मिसाइल से हमला कर दिया। गद्दाफी जान बचाने के लिए पास के ड्रेनेज पाइप में छुप गया, मगर लीबिया के बगावती लड़कों को ठिकाने का पता चल चुका था। बागियों ने गद्दाफी को ड्रेनेज पाइप से बाहर खींचा तो गद्दाफी ने बोला, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है। बागियों ने उससे जूते मारे, लातें मारी और कुछ देर बाद भीड़ में से किसी ने गोली चला दी। गद्दाफी का नहीं बल्कि एक दौर का अंत हो गया। गद्दाफी ने मरने से पहले कहा था, तुम लोग मुझे मार सकते हो लेकिन मेरे बाद तुम भी चैन से जी नहीं सकोगे। और सच में उसके बाद लीबिया आज तक चैन से नहीं जी सका। सब्सक्राइब।